नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आपका चैप्टर 1 से लेके 4 तक, यानी जो रसायन विज्ञान वाला केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे। यानी जो महत्वपूर्ण बहुचयनात्मक पर्सन की बात करें या ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन की बात करें तो वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक पर्सन को बहुत ध्यान से देखेंगे, विद आप उसको सॉल्यूशन को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन हैं। आप भी देखिएगा, आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? किसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर बेकिंग सोडा? तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें होता है? फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें होता है? फोटोग्राफी में होता है। दूसरा उपयोग है Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहां पर देखिएगा, ये जो Al है इस Fe को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी यहां पर? विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न दिया, बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो बुझे हुए चूने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। यहां पर बुझे हुए चूने का सूत्र पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन या संयोजन? तो हम देखते हैं जो श्वसन है उसके अंदर क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो दिया है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दानेदार जिंक एक धातु है और धातु अम्ल से जब भी अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? O2, SO2, Cl2 या फिर H2? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला दिया FeCl3 का FeCl2 में बदलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, वियोजन या संयोजन? संयुग्मन। तो ये कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। विद्युत ऋणी तत्वों में जो कमी हो रही है, देखिएगा यहां FeCl3 से FeCl2 में बदल रहा है, तो ये क्या हो गया? अपचयन। अगला प्रश्न दिया है, तेलीय पदार्थ जैसे चिप्स, नमकीन आदि कुछ दिनों के बाद खराब हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? जो वसायुक्त पदार्थ होते हैं जैसे चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, ये खराब हो जाना कहलाता है संसारण, विकृत गंधिता, अपचयन या उपयुक्त सभी? तो ये होता है विकृत गंधिता। अगला प्रश्न दिया है, लोहे का जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना या जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण या उसको यसद लेपन भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? यसद लेपन भी कहते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, या फिर कहें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अंगूर का किण्वन, भोजन का पाचन, दही का बनना या उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी कौन से प्रकार की अभिक्रिया काम आती है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन से प्रकार की अभिक्रिया? यहां ये नहीं पूछा है कौन सा पदार्थ, अभिक्रिया कौन सी? क्या वो संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन होती है, विस्थापन होती है या फिर ऑक्सीकरण होती है? तो देखिएगा वहां पर क्या होता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका अपघटन होता है, तो अपघटन को हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर बनने वाला श्वेत पाउडर है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जो श्वेत पाउडर बनता है वो कौन सा होता है? क्या वो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, FeH2O, अगर मान लो आयरन है, जल से अभिक्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड और H2O बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक कितना है? तो यहां पर अगर इसको संतुलित करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम इसको संतुलित करेंगे तो यहां Fe का गुणांक कितना लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो Fe का गुणांक जो है वो कितना रहेगा? 3 रहेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक, अगर इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो Fe का गुणांक क्या आएगा? तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वातावरण में लोहे
के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया कौन सी है? लोहे के ऊपर भूरी परत, क्या अपचयन है, संक्षारण है, विकृत गंधिता है या द्विविस्थापन? तो लोहे पर भूरी परत चढ़ना किसका उदाहरण है? संक्षारण का, संक्षारण से। अगला दिया जिंक है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है, तो इसके लिए क्या सत्य है? तो देखिएगा, जिंक की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। क्या जिंक की तुलना में कॉपर अभिक्रियाशील है? बिल्कुल नहीं। अगर कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता तो जिंक इसको विस्थापित नहीं करता। जिंक की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, बिल्कुल सही है ये बात। जिंक और कॉपर दोनों अभिक्रियाशीलता बराबर है? नहीं। जिंक सल्फेट का अवक्षेप बनता है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। यानी कॉपर से, देखो यहां जिंक है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको विस्थापित कर दे रहा है। अगला प्रश्न दिया है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कोयले का दहन क्या होता है? C+O2 मिलकर क्या बनाते हैं? देखिएगा CO2। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो दो प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन और ऑक्सीकरण दोनों ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ही सही है। देखो यहां पे दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया। और यहां देखो कार्बन अकेला था, यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, मतलब ऑक्सीकरण भी है। तो ये संयोजन भी है और ऑक्सीकरण भी है, तो ए और बी दोनों ही सही हैं इसके आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वसा युक्त तेलीय युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो वसा या तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ हैं, उनको खराब होने से बचाने वाले जो पदार्थ मिलाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक, प्रति ऑक्सीकारक, जल या वायु? तो वो जो पदार्थ होते हैं वो प्रति ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रति ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अगला दिया, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जियां जो भी हैं हमारे, वो क्या है? सड़ने गलने के बाद में उसमें से उष्मा उत्पन्न होती है, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उष्मा शोषी कहलाएगी, उष्मा सेपी कहलाएगी, वियोजन कहलाएगी या अपघटन कहलाएगी? तो देखिएगा वो कौन सी कहलाती है? उष्मा सेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए क्या CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड या CuSO4 कैल्शियम सल्फेट? तो हम जो सफेदी करने के लिए उपयोग लेते हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से प्राप्त होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या माल्टोज बनता है, सुक्रोज बनता है, लैक्टोज बनता है या फिर ग्लूकोज बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो दिया हुआ है, संगमरमर या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaO, CaOH2, CaCO3 या फिर CuSO4? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं CaCO3, ये हमारा संगमरमर या चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक पदार्थ का दो बराबर सरल अणुओं में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया? एक अभिकारक था, टूटकर दो उत्पाद बन गए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं, वियोजन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं? तो आपको याद होगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसिड या फिर एंटीसेप्टिक? तो आपको अच्छे से याद होगा इसके अंदर कौन सा उपयोग किया जाता है? एंटीसिड का उपयोग किया जाता है जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है आमाशय के अंदर, तब इसका उपयोग करते हैं। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान क्या है? उदासीन प्रकृति होती है तो पीएच का मान बताओ क्या होता है? 0 होता है, 7 होता है, 1 होता है या 10 होता है? तो हमें अच्छे से याद है उदासीन प्रकृति कितने पर होती है? 7 पर। उसके बाद दिया है, हमारे आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? हमारे आमाशय में भोजन का पाचन है वो किस माध्यम में होता है? जब हमारा भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहां होती है जठर ग्रंथि, जो जठर रस का स्त्रावण करती है, और जिसमें होता है HCl अम्ल, जो हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर जलीय? तो वो होता है अम्लीय। अग्निशामक यंत्र में कौन सा पदार्थ काम में आता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या फिर बेकिंग सोडा? तो बिल्कुल सही है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें काम में आता है। अच्छे से याद रखिएगा, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग पढ़ते हैं उसके, तब हम यहां पर पढ़ते हैं कि उसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। मीठा सोडा या बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, NaHCO3, Na2HCO3 या फिर NaCl? तो इसका उपयोग इसका सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है। चींटी या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी या नेटल के डंक में आप बताइएगा, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? तो चींटी या नेटल के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है मेथनोइक अम्ल। अगला है, विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर एक गैस देता है, कौन सी गैस देता है?
अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस वो क्या उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वाशिंग सोडा या धावन सोडा जिसको कहते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, NaOH, Na2CO3.10H2O या CaSO4 आधा H2O। तो यहां पर देखिएगा Na2CO3.10H2O बिल्कुल सही आंसर है। सोडियम कार्बोनेट, क्रिस्टलीकृत सोडियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, इसमें 10 अणु जल के जुड़े होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरे में, टमाटर में, या फिर सिरके में, या फिर इमली में। तो ऑक्जेलिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर में क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइएगा क्या होता है? क्या होता है? CaCl2 होता है, CaO होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaOCl होता है या CaOCl2 होता है। तो देखिएगा हम विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पढ़ते हैं, CaOCl2 होता है। अगला दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O, CaSO4.आधा H2O, Na2CO3.10H2O या फिर Na2CO3। तो हम विरंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ते हैं तो उसमें आधा H2O होता है, CaSO4 आधा H2O, जबकि 2 H2O किसका फॉर्मूला आता है? ये हमारे है जिप्सम का फॉर्मूला। किसका है? ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलीकृत जल उपस्थित नहीं है? यानी साथ में डॉट H2O नहीं जुड़ा हुआ। किसके अंदर? धावन सोडा, धावन सोडे में आपको पता है 10 H2O होता है, जिप्सम में आपको पता है 2 H2O होता है, बेकिंग सोडा और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा H2O होता है। बेकिंग सोडे का सूत्र आपको पता है क्या होता है? NaHCO3। तो इसमें किसी भी तरह का जल नहीं जुड़ा हुआ, तो ये हो गया बेकिंग सोडा। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न दिया रक्त का पीएच कितना होता है? 7 होता है, 0 होता है, 7.4 होता है या 1 होता है? तो आपके अनुसार आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। इसका आंसर होता है 7.4। अगला प्रश्न दिया कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देख लिएगा, ध्यान से देखिएगा आप, क्या पूछा गया? धातु कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, सोडियम, मरकरी या फिर जिंक। आपको पता है ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन धातु नहीं है, अधातु है, ठीक है। और यहां पर आंसर हो जाएगा मरकरी या पारा जो है हमारी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है एकमात्र। दांतों के 6 पीएच का मान कितना होने पर शुरू होता है? दांतों का 6 है, दांत खराब होने यानी सड़ने कब स्टार्ट होते हैं? दांतों के पीएच का मान किससे कम हो जाए? तो देखिएगा 5.5 से हमारे मुंह का पीएच का मान कम हो जाता है, या फिर 6.5 से, या 7.5 से, या 8.5 से। तो इसका सही आंसर है अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होने जाता है तो हमारा दंत क्षय शुरू हो जाता है, हमारे दांत जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है दही में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? आपको पता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है या फिर मेथेनोइक अम्ल। तो आपको अच्छे से पता है दही में जो पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो इमली के अंदर पाया जाने वाला अम्ल है वो है टार्टरिक अम्ल। अगला है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, कोई भी धातु है अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो बताओ वो CO2 गैस देगी, O2 देगी, H2 देगी या N2 देगी? तो हमें अच्छे से याद है वो कौन सी गैस देती है? H2 यानी हाइड्रोजन गैस देती है जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण। क्या उसका उपयोग विरंजक चूर्ण में, बेकिंग सोडे में, कास्टिक सोडा या फिर धावन सोडा? तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने में हम धावन सोडे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? धावन सोडे का, ध्यान रखिए। और पीने के योग्य पानी को जीवाणु मुक्त और रोगाणु मुक्त करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? हमने पहले भी पढ़ लिया है, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या परिवर्तनशील, तो ये होता है अम्लीय माध्यम में। पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण? कौन सा आंसर है? बिल्कुल सही, विरंजक चूर्ण। अगला दिया है कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल को नीला कर दे रहा है तो उसके पीएच का मान क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 10 होगा? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि क्या कारण है कि हम जिंक की बजाय टिन का लेप करते हैं? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है,
या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है? जल्दी से बताइए। तो देखिएगा जिंक होता है वो टिन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, और हमारा खाना किसी भी दूसरे धातु से अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऐसे पदार्थ बना देता है जो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम देखते हैं टिन जो है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसका लेप करते हैं। जिंक है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कौन सा गुण कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं, आघातवर्धक कहते हैं, तन्य कहते हैं, या सुचालक? जो ध्वनि उत्पन्न करती है, तो नाम से ही पता चल रहा है वो क्या होगा? ध्वनिक। कौन सी धातु को हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? जल्दी से बताइएगा। क्या वो धातु सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, या गैलियम है? कौन सी धातु है जो हाथ पर रखते ही पिघलने लग जाती है? कौन सी है? बिल्कुल सही आंसर है गैलियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु है जिसको हथेली पर रखते ही पिघलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट दिया है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? अधातु ध्यान रखना है, धातु नहीं पूछा है, अधातु। क्या वो ब्रोमीन है, ग्रेफाइट है, हीरा है, या सल्फर है? तो बिल्कुल सही आंसर आपका ग्रेफाइट। कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है? कौन सी धातु है जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक है? क्या वो तांबा है, सोना है, चांदी है, या एल्यूमिनियम है? सबसे अच्छे चालक की बात करते हैं तो चांदी आती है। कौन से नंबर? चांदी। देखो इसमें तांबा भी ऑप्शन था, अगर चांदी नहीं होता ऑप्शन के अंदर तब हम तांबा करते, तब हम क्या करते? तांबा करते। सबसे अच्छा तो चांदी है। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, या उपयुक्त सभी? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही डी, यानी उपयुक्त सभी। तीनों ही है वो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। अगला है, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? देखिए वहां पर धातु था, यहां पर आपको प्रश्न घुमा के पूछा है द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, या फिर आयोडीन? तो यहां पर देखिएगा ब्रोमीन जो है आपको पता होगा ऐसी धातु है, अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, धातुओं में उष्मा का दुर्लभतम चालक कौन सा है? सबसे खराब चालक, दुर्लभतम मतलब होता है खराब चालक कौन सा है? सीसा, पारा, कैल्शियम, या सोडियम? तो सीसा या लेड की बात करते हैं, ये सबसे घटिया चालक होता है, मतलब आप कुचालक ही कह सकते हो इसको। विद्युत धारा इसके अंदर से बहती नहीं है धातु होते हुए भी। अगला है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया Al2O3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो एक तो जल बना रहा है, यहां पर जो पदार्थ बनेगा उसका नाम बताना है आपको। क्या आएगा? Al2O3 आएगा, या N2O आएगा, या फिर NaAlO2 आएगा, या फिर AlNO3 आएगा? जल्दी से बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है आपका आंसर, सोडियम एल्यूमिनेट जिसको बोलते हैं, NaAlO2 जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे है, निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली है? अधातु होते हुए भी वो चमकीली है? गंधक यानी सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर आयोडीन? तो देखिएगा कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। आयोडीन। आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो क्या है? चमकदार है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय या क्षारीय दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेती है, दोनों ही प्रकृति दर्शाते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दो नाम याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन हमारा क्या है? सोडियम ऑक्साइड नहीं होता है, पोटेशियम ऑक्साइड नहीं होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिल्कुल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होता है। एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड कौन से होते हैं? देखिएगा यहां पर लिखा है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, कौन से? अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये धातु ऑक्साइड है, सोडियम धातु होती है उसका ऑक्साइड है, पोटेशियम भी धातु होती है उसका ऑक्साइड है, मैग्नीशियम भी धातु होती है उसका ऑक्साइड है, लेकिन कार्बन धातु नहीं होती है, इसका ऑक्साइड है, तो ये अम्लीय प्रकृति का। और धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। निम्न में से धातु सर्वाधिक सक्रिय है? कौन सी धातु सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? तांबा, एल्यूमिनियम, सोडियम, या पोटेशियम? तो सबसे ज्यादा है वो है पोटेशियम। सबसे ज्यादा कौन सी है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट है,
विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो बल्ब के अंदर जो तंतु लगा होता है, फिलामेंट जो लगा होता है, वो कौन सी धातु का होता है? लोहे का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का या फिर टंगस्टन का? जल्दी से बताइएगा कौन सा होता है। तो वो होता है टंगस्टन का। कौन सा? टंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न दिया है शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? 22 कैरेट का, 20 कैरेट का, 24 कैरेट का या 28 कैरेट का? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बिल्कुल सही आंसर है 24 कैरेट। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं का युग्म है। स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिएगा, जल्दी से बताइएगा, क्या वो कॉपर और सोडियम है, कॉपर और एल्यूमिनियम है, गोल्ड और एल्यूमिनियम है या फिर गोल्ड और सिल्वर है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 59 है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, कौन सी। तो देखिएगा, मैं आपको सिंपल सा हिंट बता देता हूं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में जो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होती है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु होती है, वो क्या होती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जिसकी हम बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? एक तत्व ऐसा है जो मुलायम है और चाकू से आसानी से काट सकते हैं उसको, ठीक है। अब चाकू से काटे जाने वाले आपकी धातुएं दिमाग में आ जाने चाहिए। जो तत्व ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो निम्न में से कौन सा तत्व है? कॉपर है, सोडियम है, सिल्वर है या फिर लेड है? तो हमें एक पता है, सोडियम जो है वो चाकू से भी काटा जा सकता है और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु यानी कौन सी धातु है जिसको खींच के तार सबसे लंबी बनाई जा सकती है? मरकरी है, लेड है, सोना है या फिर सोडियम है? तो सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो वो है सोना, जो 1 ग्राम सोने से आपको पता है लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? फ्राइंग पैन यानी लोहे का पैन है, उसको जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर या उपयुक्त सभी? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये तो बहुत सिंपल है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा जस्ता, तांबा टिन, जस्ता टिन या फिर सीसा टिन? जल्दी से बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा। पीतल जो है किन 2 मिश्र धातुओं से बना हुआ है? तो आपको पता होगा तांबा और जस्ता। पीतल जो है तांबे और जस्ते से मिलकर बना होता है। सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है? चौथे चैप्टर की बात करते हैं अब हम। तो सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सीएनजी का प्रमुख घटक मेथेन, एथेन, ब्यूटेन या ऑक्सीजन? सीएनजी का प्रमुख घटक, तो सीएनजी का प्रमुख घटक होता है वो है मेथेन। कौन सी गैस होती है? मेथेन। अगला प्रश्न दिया ब्यूटेनोन या एसीटोन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनोन या एसीटोन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या फिर एल्कोहल है? तो नाम से ही पता चला ब्यूटेनोन, एसीटोन और ये आता है कीटोन। कौन सा हो जाएगा? कीटोन प्रक्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन श्रेणी का CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 या फिर CnHn? एल्केन श्रेणी का, तो एल्केन श्रेणी में क्या आता है? CnH2n+2 आता है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र। एल्काइन श्रेणी का क्या होता है? देखो, एल्केन में +2 होता है, एल्कीन में सिर्फ H2 Cn और H2n होता है और एल्काइन में क्या होता है आपको पता होगा? CnH2n होता है या CnH2n+2 होता है या CnH2n-2 होता है या CnHn? तो आपको पता है इसमें क्या आता है? -2 आता है। अगला प्रश्न दिया खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? देखिएगा, भोजन पूरी तरह से नहीं पका, या फिर ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, या फिर ईंधन आर्द्र है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइएगा। बर्तन की तली खाना बनाते समय काली हो रही है, तो इसका कारण क्या है? ईंधन जो है, जो हम जला रहे हैं, वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दिया है कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? जल्दी से बताइए, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन या उपयुक्त सभी? कार्बन का कौन सा अपरूप है? अच्छे से आपको पता होगा, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु भी कह सकते हैं, या कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला है निम्न में से विद्युत का चालक कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन या उपयुक्त सभी? तो वापस से सेम ही प्रश्न दिया गया है, ये यहां पर कर सकते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? अगला प्रश्न है 1, 2, 4 या 6? कौन सी होती है कार्बन की संयोजकता? वैलेंसी कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। अगला है कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक कहलाते हैं। जो कार्बन कार्बन के एकल बंध से जुड़े हुए यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, हाइड्रोकार्बन या उपयुक्त सभी?
तो जो कार्बन कार्बन से एकल बंध से जुड़े होते हैं वो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, सैचुरेट। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्य होती है। हमने देखा था अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है और धातु की प्रकृति क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या इनमें से कोई नहीं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम। सिरके में कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या एथेनॉल? तो सिरके में होता है वो होता है एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। एक हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन है तो इसका पूर्व लगन क्या होगा? 3 कार्बन वाले यौगिक का पूर्व लगन क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? एथ, प्रोप, ब्यूट या पेंट? तो 3 कार्बन आपको पता है, मैथ, एथ, प्रोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोप बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया था? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में मेथेन बनाया गया था, यूरिया बनाया गया था, अल्कोहल या सिरका? तो सबसे पहले बनाया गया था यूरिया। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो यूरिया बनाया गया था। क्या बनाया गया था? यूरिया। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक बंध के साझेदारी से बनने वाले बंध क्या कहलाते हैं? 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध क्या कहलाते हैं? सम्मुख बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध या फिर आयनिक बंध? कौन से कहलाते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही है, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। और लास्ट में दिया, मार्स गैस का आईयूपीएसी नाम क्या है? मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं हम मेथेन को। मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? CH4, जिसको हम मार्स गैस भी कहते हैं। अगला दिया है एथेन C2H6 में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या। तो देखिएगा, इसका फॉर्मूला आप बनाएंगे तो आप इसके सहसंयोजक बंध आसानी से बनाए। एथेन में कितने हैं? 2 कार्बन, बाकी हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो यहां बंधों की संख्या आपको बतानी है। कितने हो गए? देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हैं? 7, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 7 देखिएगा किसमें है? ये ऑप्शन नंबर ये रहा। अगला दिया है, एसीटोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? हम पहले ही देखे, एसीटोन मतलब एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, एल्कोहल होगा या कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा? तो क्या होगा? कीटोन। क्या होगा? कीटोन। और लास्ट प्रश्न दिया गया है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है, वो काम में लिया जाता है? जल्दी बताइएगा। सोडियम यानी Na, Ni मतलब निकेल, मैग्नीज यानी Mn या फिर Fe यानी आयरन? कौन सा होता है? जल्दी से बताइएगा। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट पर्सन है, तो वो कौन सा है? निकेल। तो ये हमारे थे चैप्टर लेके 1 से लेके 4 नंबर चैप्टर तक। ऑब्जेक्टिव पर्सन तो क्लियर हो ही रहे इससे बहुत सारे आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे आपके केमिस्ट्री पोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।